Morning students. So today's topic is biological evolution of unit 3 evolution. आप अभी evolution chapter 7 evolution read कर रहे हो और उसमें next point है biological evolution. We just remind some terms which you have read in previous lecture. It is adaptive radiations, it is different evidences for evolution, where you have read paleontological evidences fossils के बेस पर. Second, morphology and comparatively anatomical evidences, where you have read divergent evolution or convergent evolution or homologous analogous organ. Then next evidences is biochemical evidences, where we have read same protein, if protein are same and different organisms that show ancestry, same ancestries, कहीं ना कहीं वो एक same ancestries को show करेगा. Then biogeographical evidences, biogeographical evidences like कि कुछ स्पीशीज़ होती हैं एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ पर्टिकुलर टाइप के यूनिक फीचर को वो अडॉप्ट करती हैं. ठीक है. और जब ये स्पीशीज़ एक रीजन से दूसरे रीजन पर भी चली जाएगी, मीन्स एडेप्टिव रेडिएशंस, तो कहीं ना कहीं ये कॉमन एंसेस्ट्री को शो करेंगे. तो बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस में एक एरिया से स्पीशीज़ जब दूसरे एरिया पर माइग्रेट कर जाती है तो उसमें चेंज तो काफ़ी आ जाता है, बट उसकी कॉमन एंसेस्ट्री होती है. लाइक फिंचेस पर, तो फिंचेस का जो एग्जांपल्स है बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस में इंक्लूड हो सकता है. फिर मार्सुपिलियन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मतलब मीन्स मार्सुपिलियंस क्या होते हैं, अभी हमने आपको लास्ट ईयर बताया था, लास्ट पीरियड में और लास्ट लेक्चर में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था. जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिलियंस हैं, दे हैव मैनी डिफरेंट पाउचेज एनिमल्स हैं जिनके एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनका जो फिटस होता है उसी पे ही डेवलप होता है. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड एज मार्सपियल्स ऑस्ट्रेलियन. फिर प्लेजेंटल एनिमल इन ऑस्ट्रेलियंस, यू हैव रीड एनसीईआरटी में भी काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, प्लेजेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिलियन. तो ये कहीं ना कहीं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहा है. सो दीज आर द डिफरेंट एविडेंसेस which show evolution. Now we will go theory of evolution or biological evolution. Theory of evolution or biological evolution. So biological evolution, we will start. Evolution by natural selection in a true sense would have started when cellular form of life with differences in metabolic capacity originated on earth. नेचुरल सिलेक्शंस के थ्रू जो इवोल्यूशन हुआ, जो डार्विनिज्म्स ने थ्योरी दी थी, वो क्या थ्योरी थी कि नेचुरल सिलेक्शन, नेचर अपने आप सिलेक्ट करती है. तो नेचर सिलेक्शंस क्या कह रहा है, इन अ ट्रू सेंस वुड हैव स्टार्टेड व्हेन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ विद डिफरेंसेस इन मेटाबॉलिक कैपेसिटी ओरिजिनेटेड ऑन लाइफ. इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म अर्थ में आया, ठीक है ना, और उसके बाद उससे मेटाबॉलिक कैपेसिटी डिफरेंट होती गई, डाइवर्सिटी डिफरेंट होती गई. तो फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म से लेकर जो डाइवर्सिटी है उसके पीछे कहीं ना कहीं नेचुरल सिलेक्शन. तो इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन. बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में ये क्लियर है कि जितना भी इवोल्यूशन हुआ है वो उसमें 30-40% नेचुरल सिलेक्शंस वर्क कर रहा है. The essence of Darwinism's theory about evolution is a natural selection. Darwinism's के थ्योरी का जो की पॉइंट्स है वो है natural selection. The essence of Darwinism's theory about evolution is natural selection. The rate of appearance of new form is linked to the life cycle of the lifespan. क्या बताया इन्होंने कि डार्विनिज्म का जो की पॉइंट्स है, नेचुरल सिलेक्शन, पूरी थ्योरी डिपेंड करती है नेचुरल सिलेक्शन पर. और ये क्या कहती है,
the rate of appearance, what states that the rate of appearance of new form is linked to the life cycle और लाइफ स्पान. जो भी न्यू फॉर्म अपीयर हो रहा है उसका जो रेट होता है वो उसकी लाइफ साइकिल और लाइफ स्पान से लिंक करता है. ठीक है, लाइफ स्पान में किस तरीके की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो उसके न्यू फॉर्म्स को शो करता है. माइक्रोब्स दैट डिवाइड फास्ट हैव अ एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन आवर्स. जैसे फॉर एग्जांपल्स कि ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका लाइफ साइकिल बहुत कम है, तो इनके लिए क्या बेनिफिट है कि ये बहुत कम समय पर अपने को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. समझ में आया? तो लाइफ स्पान कम है इसलिए इनमें मल्टीप्लिकेशन की नेचर है. समझ में आया बेटा? तो यही डार्विनिज्म्स थ्योरी है. डार्विनिज्म क्या कि क्यों माइक्रोब्स जो है सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनमें इतना ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन है कि नेचर में इतने बहुतायत वो है कि वो आसानी से नेचर उनको सिलेक्ट कर लेते हैं. तो लाइफ स्पान फॉर्म करता है, किसको क्या करता है, न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ स्पान इज लिंक टू न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ इज लिंक्ड टू लाइफ स्पान. जो भी नया फॉर्म लाइफ का आ रहा है वो कहीं ना कहीं उसके लाइफ स्पान से कनेक्ट करता है. आई थिंक दिस लाइन यू हैव अंडरस्टूड वेरी क्लियरली. नाउ थर्ड, colony of bacteria say growing on a given media has built in variation in term of ability to utilize feed components. यदि एक बैक्टीरिया को आप आर्टिफिशियली ग्रो कर रहे हो एक मीडियम पर, तो उसमें बिल्ड आ वेरिएशंस इन टर्म ऑफ एबिलिटी टू, तो उसमें क्या है जो फीड करने के लिए जो भी उनको कंपोनेंट्स दे रहे हो तो उन ऑर्गेनिजम्स में एबिलिटी आ रही है कि जो उनको फूड दिया है उसको वो आसानी से फीड कर सके. तो एबिलिटी है मतलब वो चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है. अ चेंज इन द मीडियम कंपोजिशंस वुड ब्रिंग आउट ओनली दैट पार्ट ऑफ पॉपुलेशंस दैट कैन सर्वाइव अंडर द न्यू कंडीशंस. और जो बैक्टीरिया को आपने एक जो मीडियम प्रोवाइड किया हुआ है उसमें यदि कोई चेंज आ रहा है तो ठीक है, तो क्या होगा कि वो चेंज उनके लिए न्यू कंडीशंस के लिए सरवाइव करेगा. वो चेंज उनकी न्यू कंडीशंस के लिए उनको एग्जिस्ट करेगा. मतलब सेंस क्या निकला कि चेंजेस ज़्यादातर न्यू कंडीशंस के लिए सरवाइव करने की को फैसिलिटेट करते हैं. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द वेरिएंट पॉपुलेशन आउटग्रो द अदर्स अपीयर्स एज न्यू स्पीशीज़. और इस टाइम पर जो वेरिएट पॉपुलेशन है जो एडोप्टेशंस के बाद ग्रो हुई है, ठीक है, वो धीरे धीरे उसमें कुछ एक्सटर्नल कुछ ऐसे अपीयरेंस आएंगे कि अल्टीमेटली वो न्यू स्पीशीज़ में डेवलप हो जाएगी. समझ में आया कि वेरिएशंस जो आ रहे हैं वो हार्श कंडीशन की वजह से आ रहे हैं और वो ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने में हेल्प कर रहे हैं. और अल्टीमेटली ये जो वेरिएशंस हैं जो कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं एक नई स्पीशीज़ फॉर्म करने पर हेल्प करेंगे. सबका कॉमन एंसेस्टर्स एक रहेगा. ये जो न्यू स्पीशीज़ फॉर्म हुई है उसकी हम प्रीवियस हिस्ट्री देखें तो उसमें कॉमन एंसेस्टर्स सेम रहेगा. दिस वुड हैपन विद इन अ डे. फॉर द सेम थिंग्स टू हैपन इन अ फिश एंड फाउल वुड टेक millions of years. The lifespan of these animals are in a year. Here we say the fitness of B is better than fitness of A under the new conditions. Nature select for fitness. अब ये जिसमें जब वेरिएंट आया, जो स्पीशीज़ में वेरिएंट आया तो वो ज़्यादा फिट है, ठीक है, और वो उसको नेचर ने सिलेक्ट कर लिया है. तो वो मीन्स वो यदि हम उसको बी स्पीशीज़ माने, एक वेरिएशंस के बाद जो स्पीशीज़ एग्जिस्ट कर रही है यदि वो बी स्पीशीज़ है तो वी कैन से द फिटनेस ऑफ बी इज़ बेटर देन द ए अंडर अ न्यू कंडीशंस. ए जो कंडीशंस जिसमें कोई वेरिएशन नहीं है जो अभी नेचुरल फॉर्म पर है वो तो धीरे धीरे उसका एग्जिस्टेंस कम हो जाएगा, लेकिन उस कंडीशंस को मैं रहने के लिए जो ए स्पीशीज़ में जो कुछ चेंज हुए थे नाउ इट्स बिकम बी स्पीशीज़, उसमें बेटर चांसेस होंगे. और नेचुरल सिलेक्शन फॉर फिटनेस का मतलब है
कि वो आसानी से न्यू जो वेरिएंट्स के साथ जो स्पीशीज़ है वो इनब्रीड करेगी और धीरे 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 वो एग्जिस्ट होती जाएगी. वन मस्ट रिमेंबर दैट द so called fitness is based on characteristics which are inherited. तो अब इसमें हमको एक बात ध्यान रखना है कि जो वेरिएशंस आ रहे हैं जिससे कि वो फ्यूचर में जिसमें फिटनेस आ रही है, तो वी कैन से फिटनेस इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनहेरिटेड. फिटनेस क्यों नेक्स्ट स्पीशीज में आ रही है? क्योंकि वो इनहेरिटेड हो रही है, तभी वो नेक्स्ट स्पीशीज में आ रही है, तभी वो एग्जिस्ट कर रही है. तो वेरिएशंस क्या हो रहे हैं? इनहेरिटेड हो रहे हैं. हैंस दिस मे बी जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सिलेक्शंस एंड टू इवॉल्व. यहाँ पे क्या था बायोलॉजिकल इवोल्यूशंस में? डार्विनिज्म्स ने थ्योरी तो आपको क्लियर करी कि नेचुरल सिलेक्शंस उसमें हो रहा है, बट उन्होंने जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी. तो वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो इनहेरिटेड कैसे हो रहा है. इनहेरिटेड तो वही होगी जो जेनेटिक रूप से अटैच है, जिसमें जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म और जेनेटिकली डिवाइड होने की पावर है, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिटेड हो गई. वही चीज़ वेरिएंट में, यदि वेरिएंट है तो वो वेरिएशंस किस लेवल पर हो रहे हैं? जेनेटिक लेवल पर. तो यहाँ पे एक बात और क्लियर हुई कि वेरिएशंस ऑलवेज गो इन जेनेटिक लेवल. नेचुरल सिलेक्शंस फॉर फिटनेस. क्लियर स्टूडेंट? अनदर वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग इज दैट some organizations are better adapted to survive in an otherwise hostile environment. Adaptive ability is inherited. Means यदि adaptability है तो adaptability inheritable है. ठीक है? और better adaptations जो है exist कर रहा है new conditions में survive करने के लिए organisms को, और this is inherited. It is genetic basis. अब inherited है, obviously it will be work on the genetic basis. Fitness is the end result of ability to adopt and get selections by nature. Now fitness का मतलब क्या है? फिटनेस का मतलब होता है मतलब इनब्रीड करने की पावर. यदि ऑर्गेनिजम्स में ब्रीडिंग प्रॉपर हो रही है, ठीक है, इसका मतलब कि वो फिट है और वो एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है, अपनी जनरेशन ग्रो करेगा, वो एग्जिस्ट कर सकता है. तो फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सिलेक्शन बाय नेचर. जितनी ज़्यादा फिटनेस होगी वो नेचर से उतनी ज़्यादा सिलेक्ट होगी और उतनी ही एक जेनेटिक बेसिस पे भी चेंज आ रहा है और उतना ही ज़्यादा एग्जिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स का इंक्रीज होगा. तो दीज आर द some points about evolution, biological evolution. Now, branching descents and the natural selections are two key concepts of Darwinism. Darwinism की theory जो nature selections है, natural selections है, basically वो depend करती है branching descents and natural selections are the two key concepts of Darwinism. Theory of evolution. Even before Darwinism, a French naturalist Lamarck had said, उसके पहले डार्विनिज्म के पहले कौन था? लेमार्क. सो लेमार्क ने जो थ्योरी दी है इट इज कॉल्ड एज लेमार्कनिज्म्स. लेमार्कनिज्म्स क्या कह रहा है? लेमार्कनिज्म्स स्टेट दैट द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैज ऑकर्ड when driven by use and disuse of organ. इसकी थ्योरी क्या है? use and disuse. आप लोग एक एक थ्योरी के की कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझोगे. लेमार्कनिज्म ने क्या थ्योरी दी है कि जो ऑर्गेनिजम्स जितना ज़्यादा यूजफुल होगा वो उतना ही ज़्यादा सर्वाइव करता जाएगा, और जिसका यूज़ नहीं होगा वो रूडिमेंट्री फॉर्म पर अंत में बचेगा और धीरे 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 वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ठीक है, तो ये भी एक नेचुरलिस्ट थे लेमार्कनिज्म्स. एंड ही टुक्स एग्जाम्पल्स ऑफ जिराफ. उन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल्स लिया था
who is adopted for forage leaves on tall tree. उन्होंने कहा कि जिराफ जो है वो धीरे धीरे उसने अपने को अडॉप्ट किया क्योंकि उसको ट्रीज़ की लीव्स, जो लंबे लंबे ट्रीज़ होते तो उनकी लीव्स तक पहुंचने के लिए उनके कुछ मसल्स और ज़्यादा यूज़ हुई तो वो ज़्यादा डेवलप होती गई. ठीक है. इलोंगेशंस ऑफ देयर नेक, उनकी नेक के इलोंगेशंस के पीछे रीज़न क्या है? टू अटेम्प्ट टू फोर्स लीव्स ऑन टॉल ट्री. टॉल ट्री की जो लीव्स को फीड करने के लिए उनकी नेक जो है इलोंगेटेड हुई. एज दे पासिस ऑन दिस acquired character of elongated neck to succeeding generations, और ये धीरे धीरे नेक्स्ट जनरेशन में सक्सीड होती गई. ग्राफ स्लोली ओवर द ईयर केम टू द एक्वायर्ड लॉन्ग नेक, और इस तरीके से उनकी नेक लंबी हो गई. तो दीज आर द प्लेजेंटल मैमल्स, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स. ये क्या हैं? ये इवोल्यूशंस को शो कर रहे हैं. डिसेंट्स कौन सा इवोल्यूशन? ये कंजर्वेंट इवोल्यूशंस को. और कंजर्वेंट इवोल्यूशंस क्या शो करता है? कि ऑर्गन्स का फंक्शन सेम है बट उसका ओरिजिन अलग अलग है. ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिलियंस में क्या है कि प्लेजेंटल मार्सुपिलियंस, एक मार्सुपिलियन से ये अलग अलग कई स्पीशीज़ डेवलप होती गई. सो दीज आर द मेन points of biological evolution. Now evolution theory we will carry on. The evolution in this process on result of, is evolution a process or result of process? The word will say inanimate and animate is only success story of evolution. When we describe the theory story of word, we describe evolution as a process. इन्होंने क्या कहा कि इवोल्यूशन की जो प्रोसेस है, यदि हम वर्ड में देखें तो वर्ड में कैसे नॉन लिविंग थिंग्स आई, फिर लिविंग थिंग्स आई, और ये एक सक्सेस स्टोरी है इवोल्यूशन की. और इवोल्यूशन कहीं ना कहीं ये स्टोरी शो करता है कि इवोल्यूशन ग्रेजुअली स्लो मोड पर होने वाली प्रोसेस है. बट समटाइम्स इवोल्यूशन अचानक से हो जाता है. व्हेन दिस टाइम वी विल यूज म्यूटेशन. इवोल्यूशन म्यूटेशन से डिफरेंट थिंग है. म्यूटेशंस मीन्स अचानक कोई चेंज हो जाए. इवोल्यूशन मीन्स ग्रेजुअली टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है. म्यूटेशन इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, बट म्यूटेशंस एक टाइम पर ड्रास्टिक चेंज होने वाले प्रोसेस है. क्लियर? ऑन द अदर हैंड, we describe the story of life on earth. We treat evolution as a consequences process called natural selection. और अंत में इवोल्यूशन होते होते जो हार्मफुल अडोप्टेशंस थे, ये जो अडोप्टेशंस ऑर्गेनिजम्स के लिए बेनिफिटेड नहीं थे, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो गए. मीन्स उसको नेचर ने सेलेक्ट नहीं किया, और जिसको नेचर ने सेलेक्ट किया वो एग्जिस्ट हो गए. तो वी ट्रीट, तो क्या है मेन लाइन निकल के, कंक्लूजन्स पॉइंट क्या निकल के आया? वी ट्रीट इवोल्यूशन इज अ कॉन्सिक्वेंसेस प्रोसेस कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन. जो नेचर सेलेक्ट करता जा रही है, अल्टीमेटली इट इज प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर whether to regard evolution and natural selection is process और एंड रिजल्ट ऑफ अननोन प्रोसेस. अंत में ये भी कहा सकता है कि जो इवोल्यूशन है, क्या ये ख़त्म होने वाली प्रोसेस है? ये जो है अननोन प्रोसेस है, और आगे भी जाके क्या इवोल्यूशन होगा. इट इज़ पॉसिबल दैट वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस्ड बाय डार्विनिज्म्स. अब ये जो चेंजेस आ रहे थे जिसको कि नेचर सेलेक्ट कर रहा था, वो धीरे धीरे एक पॉपुलेशन लेवल पर आ रहे थे. ठीक है. तो पॉपुलेशन लेवल पर जो वर्क किया है वो थॉमस माल्थस ने वर्क किया पॉपुलेशन के ऊपर. किसका ऊपर वर्क किया है? पॉपुलेशन. पॉपुलेशंस इन्फ्लुएंस डार्विनिज्म्स. डार्विनिज्म्स ने, इन्होंने कोई जेनेटिक व्यूज़ नहीं बताया था, इसलिए वो कैसे होता है वो इवोल्यूशन, ये हाइपोथेटिकल था, ट्रू था, बट उसको वो प्रूव नहीं कर पाए थे डार्विनिज्म्स.
थॉमस मॉल्थस ने पॉपुलेशन के ऊपर वर्क किया एंड अल्टीमेटली क्या क्लियर हुआ, नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन certain observations which are factual. For examples, natural resources are limited, population are stable in size except in seasonal fluctuations, members of population vary in characteristics, infant, no two individuals are alike even though they look superficially similar, most of the variants are inherited, etc. थॉमस मॉल्थस थे, उन्होंने उन्होंने कहा पॉपुलेशन पूरी तरह से डार्विनिज्म पर इन्फ्लुएंस्ड होती है. पॉपुलेशंस किसको कहते हैं? सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड पॉपुलेशन. ठीक है. और पॉपुलेशन जब बहुत अलग अलग पॉपुलेशन, जैसे फॉर एग्जांपल्स हम ले लें यूके के ह्यूमंस हो गए, ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट के ह्यूमंस हो गए, अरेबियंस कंट्री के ह्यूमंस हो गए, तो एक कंट्री के ह्यूमंस एक पॉपुलेशन है और ये पूरी कंट्रीज़ के पॉपुलेशंस मिलकर एक स्पीशीज़ बनेगी. ह्यूमंस क्या है? होमो सैपियंस. क्लियर स्टूडेंट? तो पॉपुलेशन से स्पीशीज़ फॉर्म होती है. तो यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो पॉपुलेशन है, पूरी की पॉपुलेशन डार्विनिज्म से इन्फ्लुएंस्ड होती है. इसके पीछे रीज़न ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. ठीक है. पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइज, पॉपुलेशन की साइज मोस्टली स्टेबल होती है. पर्टिकुलर सम सीजनल फ्लक्चुएशंस, जैसे फॉर एग्जांपल्स फ्रॉग हैं, पूरे सीजन्स उनके नंबर वो है स्टेबल है. ठीक है. लेकिन रेनी सीजन में एक फ्लक्चुएशंस हो रही, मतलब तेज़ी से बढ़ रही है. मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशंस का नंबर के जो मेंबर्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज वेरिएट हो सकते हैं. इनफैक्ट एक पॉपुलेशंस में भी कोई दो इंडिविजुअल कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता. दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर, बाहर से तो वो सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, बट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस जो कि वेरिएशंस जो इनहेरिटेड हो रहे हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट? तो पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस करता है डार्विनिज्म्स पर. इन फैक्ट दैट theoretical population size will grow exponentially if everybody reproduce maximally. मतलब क्या है? जैसे बैक्टीरियल पॉपुलेशन क्यों बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है? क्योंकि उसमें रिप्रोडक्शन बहुत जल्दी और बहुत कम ड्यूरेशन पे बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो पॉपुलेशन साइज में ग्रो एक्सपोनेंशियली ड्यू टू, क्योंकि वो एवरीबॉडी रिप्रोड्यूस maximally. ठीक है. मीन्स देयर हैड बीन कॉम्पिटिशन्स फॉर रिसोर्सेज. अब मतलब जो वो मैक्सिमम रिप्रोड्यूस करे, लेकिन पॉपुलेशंस कब लिमिटेड हो जाएगी? व्हेन देयर इज लिमिटेड रिसोर्सेज और कॉम्पिटिशन्स फॉर रिसोर्सेज. पॉपुलेशन कब डिक्रीज हो रही है? जब वो रिसोर्सेज के लिए कॉम्पिटिट कर रही है. एक क्वांटिटी कम है उसके रिसोर्सेज की और उसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं. ओनली सम सर्वाइवल ग्रो एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स दैट वुड नॉट फ्लोरिश. और उसमें से कॉम्पिटिशन्स हो रहा है रिसोर्सेज के लिए और उसमें वही ग्रो करेंगे. ओनली सम सर्वाइव एंड ग्रो एट द कॉस्ट ऑफ अदर, दूसरे की कॉस्ट पर, that could not flourish. कुछ ही उसमें ग्रो करेंगे और आधे से ज़्यादा उसमें फ्लोरिश नहीं होंगे. द नॉवेल्टी एंड ब्रिलियंट insights of Darwinism was he asserted the variations which are inherited. तो अब बाद में फाइनली क्या क्लियर हुआ कि सबसे इम्पोर्टेंट साइट है डार्विनिज्म्स का that variations which are inheritable and which make resources utilization better for few. जिनमें कि रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने की पावर है. ठीक है. और जो नए हैबिटेट को ज़्यादा अच्छे से अडॉप्ट कर सकता है. विल अनेबल, ओनली वही बचेगा
those to reproduce and leave more progeny, जो कि रिप्रोड्यूस ज़्यादा करेगा और ज़्यादा प्रोजेनी डेवलप करेगा. इट इज़ कॉल्ड एज सेक्सुअली फिटनेस. तो मेंडले जो नेचर सेलेक्ट किसको कर रही है, जिनमें अडॉप्टेबिलिटी है एंड जिनमें सेक्सुअली फिटनेस है, वो ज़्यादा अपनी प्रोजेनी डेवलप करेंगे और वो एनवायरनमेंट में ज़्यादा एग्जिस्ट करेंगे. सो दिस इज़ द मेन टॉपिक or biological evolution. Now in next class we will start mechanisms of evolution. Thank you.